फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग तीन एडिटोरियल्स पे डिस्कशन करने वाले हैं 100, 101 एंड 102। 100 में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो HIV एड्स का जो प्रॉब्लम है और जो ये स्कीम है 95, 95, 95 और ये अचीव करना हमें 2025 तक, इंडिया ने बहुत ही बेहतरीन काम करके दिखाया है इसमें। यानी कि इंडिया ने HIV एड्स का जो प्रॉब्लम था उसको काफ़ी हद तक सप्रेस किया है एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड। कैसे किया है? HIV एड्स कब बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में आया था, उस समय का स्थिति क्या था भारत का, अभी क्या स्थिति है भारत का, वर्ल्ड में क्या किस तरह का स्कीम चलाए जाते हैं, इंडिया में कैसे चलाया गया, ये सभी चीज़ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही कम्प्रिहेंसिव एडिटोरियल है ये, बहुत बड़ा एडिटोरियल है और बहुत समझने वाला एडिटोरियल है। 101 देखो, जिस हिसाब से अभी इलेक्शन में ये कच्छतीबू आइलैंड के बारे में उठाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि 70s में जब सेटलमेंट हो गया तो अभी इस तरह बातों को उठाना इलेक्शन में कहीं ना कहीं नेबरहुड पॉलिसी की अगेंस्ट है, ये I.K. गुजराल के डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट है। क्योंकि I.K. गुजराल जो देवी गौड़ा के सरकार में फॉरेन मिनिस्टर थे उस समय 96 या 97 में, तो वो मानते थे, वो मतलब वो डॉक्ट्रिन के हिसाब से, I.K. गुजराल डॉक्ट्रिन के हिसाब से क्या था कि बड़े कंट्री को कभी भी कुछ लेना नहीं चाहिए अपने नेबरिंग कंट्री से, उसको देना चाहिए। जैसे इंडियन सब कंट्री में सबसे बड़ा कंट्री है, और जो छोटे छोटे कंट्री हो गए जैसे नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, इसके साथ हम कुछ लेंगे नहीं, इसको कुछ हम देंगे बिना स्वार्थ का। दैट इज I.K. गुजराल डॉक्ट्रिन। हम समझते हैं कि उस समय का स्थिति कुछ और था, अभी जो स्थिति है थोड़ा ट्रांजैक्शनल वाला स्थिति हो गया। तो फिर भी उसके बावजूद भी इंडिया को ना इस तरह का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। जो चीज़ 70s में सेटल डाउन हो गया, उसको इलेक्शन में आप उठा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो पास का आपका श्रीलंका है, जो पास का आपका नेबर कंट्री है, जो 10-15 साल तक तो पूरा चाइना के फोल्ड में रहा था, अभी वो कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ भी मेंटेन करना। और उस टाइम में यदि आप कच्छतीबू आइलैंड का मुद्दा उठाते हो तो कहीं ना कहीं आप अपना ही फिंगर को बर्न करोगे, जैसे कि आपने नेपाल में किया था। बात समझ गए? 101। 102 देखो, लिविंग विल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था कि लिविंग विल, यस, लिविंग विल इंडिया में भी हो सकता है। लिविंग विल का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि अभी हम लोग हेल्दी हैं, आगे किस तरह का कंडीशन हो सकता है, आगे किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, करेक्ट, कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में उसके साथ किस तरह ट्रीटमेंट होना चाहिए। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि पूरा ICU रूम में 10 साल तक पड़े हुए हैं, मैं इस डिसीजन में नहीं है कि लाइफ को टर्मिनेट कर दे, लाइफ को ख़त्म कर दे, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। तो लिविंग विल का मतलब है कि जब आप नॉर्मल हो, जब आप फ्रेश हो, जब आपका बॉडी काम कर रहा है, उस समय आप विल लिख रहे हो कि यदि मैं आने वाले समय में कभी भी भविष्य में बहुत बुरा स्थिति से गुजरूं, तो उस समय ICU रूम में मुझे 10 साल से ज़्यादा नहीं रखा जाए और मुझे तुरंत ही कुछ ना कुछ इंजेक्शन देके डिग्निफाइड लाइफ के, जैसे डिग्निफाइड लाइफ मैंने जिया है उस तरह डिग्निफाइड डेथ भी मुझे होना चाहिए। दैट इज़ अ लिविंग विल। हाँ, पैसिव एथनेसिया। तो देखो, ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिया में भी लागू हो सकता है, समझ गए? हाँ, मैं उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो एंगल दे दिया था कि इसके लिए सर्टिफाइड करना होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाके, वो सबसे बड़ा तुम्हारा चैलेंज था। इसलिए फिर से सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया। मगर रिलैक्स करने के बाद भी अभी इसमें प्रॉब्लम है लिविंग विल में। तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं ट्रू लेवल पे इम्प्लीमेंट हुआ लिविंग विल, ये सब समझने का प्रयास करेंगे इस एडिटोरियल्स में। समझ गए स्टूडेंट? तो आगे बढ़ो। 100 ambitious target of 95, 95, 95 by 2025 for HIV has to overcome challenges. GS paper 3, science and technology developments and their application and effects in everyday life, achievements of Indians in science and technology, indigenization of technology and developing new technology। ये हिंदू पेपर में आया था 1 अप्रैल को। तो देखो मामला क्या है। अच्छा, मामला से पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। हमारे बॉडी में ना WBC होता है, करेक्ट,
ब्लड का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है WBC, जस्ट लाइक RBC, जस्ट लाइक प्लेटलेट, जस्ट लाइक प्लाज्मा। तो WBC का भी 5 पार्ट होता है, 5 पार्ट्स होता है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लेम्फोसाइट्स। क्या है वो? लेम्फोसाइट्स। लेम्फोसाइट्स का भी 2 पार्ट होता है, जिसको कहते हैं B सेल और T सेल। T सेल का भी 2 पार्ट होता है, एक हेल्पर T सेल होता है और एक किलर T सेल होता है। देखो मेन चीज़ यहीं पे है, हेल्पर सेल और B सेल और T सेल में। बच्चे लोग बात समझना होगा तुम लोग को कि जो T सेल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। T सेल मतलब वही, T सेल 2 टाइप का होगा, जिसको CD4 कहेंगे और CD8 कहेंगे। CD4 का मतलब वही हेल्पर T सेल हुआ और CD8 का मतलब होता है किलर T सेल। तो ये जो हेल्पर सेल है, CD4 सेल है, ये एक तरह से मैसेंजर है और ये B सेल को बोलेगा कि एंटीबॉडीज बनाओ, बाहर से पैथोजन अटैक हो गया। बात समझे? जिस आदमी को HIV एड्स होगा उसका CD4 काउंट कम हो जाता है। उसका क्या हो जाता है? CD4 काउंट हो जाता है। यदि अच्छा सुनो बच्चे, इधर ध्यान सुनो, जब CD4 काउंट कम हो गया इसका मतलब वो ठीक से मैसेज नहीं पहुंचा पाएगा B सेल के पास और B सेल एंटीबॉडीज नहीं बना पाएगा। तो इसलिए बच्चे लोग, जब HIV एड्स किसी को होता है पेशेंट को, तो जाहिर सी बात है उसका जो इम्यूनिटी है वो अपने आप घट जाएगा और इम्यूनिटी घटने की वजह से ट्यूबरक्लोसिस अटैक होता है, क्योंकि जो ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है वो तुम्हारा इन्वायरमेंट में हमेशा प्रेजेंट रहेगा, बस उसको जगह चाहिए। और जैसे ही देखेगा किसी आदमी में CD4 सेल बहुत घट गया, यानी कि अब उसके बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने का ताकत ही नहीं है, क्योंकि B सेल जब एंटीबॉडीज बना रहा है किसके इंस्ट्रक्शन के बाद? हेल्पर T सेल के बाद, CD4 के बाद। बस CD4 जब काउंट कम हो रहा है, 200 यूनिट से नीचे जा रहा है, तो फिर कैसे बनाएगा जी? B सेल ठीक से एंटीबॉडीज नहीं बना पाएगा। जब B सेल एंटीबॉडीज नहीं बना पाएगा तो जाहिर सी बात है जिस आदमी को HIV एड्स हुआ है, जिसकी वजह से CD4 घटा है, उसको ट्यूबरक्लोसिस होने का भी चांस उतना ही रहता है। आ रहा है समझ में? अब देखो करना क्या है, जैसे यहाँ पे हम लोग समझेंगे थेरेपी, ART थेरेपी। हाँ, तो ART थेरेपी में क्या किया जाता है? यदि मान लो कि बॉडी में HIV से रिलेटेड वायरस बहुत ज़्यादा तुम्हारा बढ़ गया, लोड हो गया, लोड मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया वायरस, तो बहुत ज़्यादा यदि वायरस बढ़ गया तो जाहिर सी बात है CD4 आपका कम होते चला जाएगा और इस तरह का ट्यूबरक्लोसिस से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा बॉडी में। तो ART में क्या किया जाता है कि कैसे ये जो लोड वायरस है या वायरस लोड है इसको कम किया जाए। ये जितना कम करेंगे उतना ही CD4 का काउंट ठीक होगा और उतना ही वो ठीक से मैसेज पहुंचा पाएगा किसको? B सेल को, और B सेल एंटीबॉडीज बना पाएगा। तो ART जो थेरेपी है उसमें हम लोग यही प्रयास करते हैं कि जो वायरल लोड है उसको कम किया जाए, किसी तरह समझे, बॉडी में कम किया जाए। देखो मामला क्या है यहाँ पे समझो। इट इज़ 20 ईयर्स फॉर फ्री एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ART, इसी को हम लोग ART कहते हैं। 20 साल हो गए स्टूडेंट, लगभग 20 साल फ्री में दिया गया है ये ART थेरेपी, समझे। अप्रैल 1 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट डे है, समझे। अप्रैल 1 marks a very important day in the history of response to HIV AIDS epidemic in India, क्योंकि इसी डेट को 2000 अर्ली 2000 बोल रहा हूँ, वही 2004 और 5 में स्टार्ट किया गया था, पहले स्टार्ट किया गया। तो उस समय HIV का मतलब दहशत था, HIV एड्स, समझे, बहुत ही प्रॉब्लम। और HIV एड्स कैसे होता है? तो HIV एड्स तुम्हारा 3 तरीके से हो सकता है। एक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है, एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, यदि गलत तरीके से सिरिंज यूज़ कर दिए, है ना, मान लो कि कोई इन्फेक्टेड है उसका सिरिंज यूज़ किया जा रहा है, सेम सिरिंज दूसरे को लगा दिए, तो उससे भी हो सकता है, यानी कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एंड थर्ड वन कि माता से बच्चे को भी हो सकता है, जैसे हेपेटाइटिस होता है ना जी, उसी तरह, समझ गए। तो देखो यहाँ पे, तो अप्रैल 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रैल 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ठीक अप्रैल 1 को ही हमने स्टार्ट किया था 20 साल पहले ये तैयारी। देखो वही बोला कि 20 ईयर्स अगो, ये अप्रैल 1 2004 को भारत सरकार ने फ्री ART लॉन्च किया था। किसको दिया था? पर्सन विथ HIV, जो पर्सन HIV पेशेंट्स थे, यानी कि जो पर्सन लिविंग विथ HIV, उसको दिया गया था। और देखो गजब की बात है, ये ART थेरेपी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है भारत में,
इसलिए दुनिया अपलोड कर रहा है कि इंडिया ने गजब चीज़ कर दिया, इंडिया ने HIV को बहुत कम कर दिया, इसको सप्रेस कर दिया एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड। जैसे अफ्रीका देखोगे या बहुत सारा कंट्री देखोगे, उसके कंपेरिजन में इंडिया ने बेहतरीन काम किया है। जितने भी प्रॉब्लम थे HIV का उससे काफ़ी कम हुआ है अभी। बात समझे? आगे देखो, इन 1980s, देखो आप समझो मुद्दा क्या है। 80 के दशक में ये जो HIV प्रॉब्लम है बहुत ही भयानक प्रॉब्लम था, इसको डेथ सेंटेंस कहा जा रहा था, यानी कि जिसको HIV हो गया वो मर गया। इस लेवल पे खौफ था इस बीमारी का, समझे? तो 1980s में जब इमर्ज हुआ था HIV एड्स, तो उस समय इस डिजीज़ को हम लोग डेथ सेंटेंस कहते थे। लोगों में भय रहता था, फियर, स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन। सही बात है ना? जिसको HIV हो गया पूरा डिस्क्रिमिनेट कर रहा है कि देखो HIV हो गया, इससे दूर रहना। जैसे कोविड-19 में देखे थे ना हम लोग, हाँ, कोविड-19 किसी को हो गया तो दूर भाग रहा था उससे। क्या वो स्टिग्मा है कि ये पास आने मत देना, डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये चीज़ 80 के दशक में दिखा था HIV को लेकर। हाँ, हालांकि उसके बाद बैक टू बैक, जैसे 80 के दशक में जब हुआ, भारत में भी वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा केसेस था, तो उस समय प्रयास होगा। जैसे कोविड-19 2020 में आया, वही 19 में स्टार्ट हुआ, 20 में बहुत ज़्यादा उसका ग्रोथ हो गया, तो वर्ल्ड में बना ना वैक्सीन वगैरह सब। सिमिलरली देखो तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग AZT अप्रूव किया पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने 1987 में, उसके बाद फिर दूसरा भी अप्रूव हुआ 1988 में, अब फिर नया आया तुम्हारा 1995 में। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 87 से लेकर 1995 तक बहुत सारे मेडिसिन आए इससे रिलेटेड। पूरा दुनिया में शोध हुआ कि HIV इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो कैसे इसका निवारण हो। जैसे देखो, जैसे कोविड आया तो फाइजर बनाया, वो भी हम लोग सीरम इंस्टीट्यूट भी बनाया, कोविशील्ड है ना, बना के नहीं बनाया, बहुत सारा वैक्सीन बना के नहीं बना, बताओ। तो उसी तरह उस समय 1987 से लेकर 1995 तक बहुत सारे वैक्सीन बनाए गए। हाँ, मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वैक्सीन जितना भी बनेगा लिमिटेड होगा, तो सभी आदमी को तो नहीं मिल पाएगा, स्पेशली हाई इनकम कंट्रीज को ही मिल पाएगा जिसके पास पैसा है। कोविड-19 में भी वैक्सीन में यही हुआ था। तो जो बेचारे वंचित है, जो लो इनकम कंट्रीज है, उसको दिक्कत होगा, उसको नहीं पहुंच पाएगा। समझ गए? इंडिया देखो, इंडिया इस मामले में बहुत आ गया। इस समय इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने लाइसेंस को लेके ना, इंडिया ने HIV एड्स का दवाई बना दिया, जेनेरिक मेडिसिन बना दिया, और खुद तो अपना पेशेंट को खिलाया, अफ्रीका को भी दे दिया। ये इंडिया का जो पहल है कि अफ्रीका को भी देने का, ये अभी भी इस चीज़ को सलाम किया जाता है। अभी भी हमारा बहुत ही अच्छा गुडविल है अफ्रीका में। और एक रीज़न ये भी है कि जब एड्स से लोग मर रहे थे तो यूरोपियन कंट्री सब कोई मेडिसिन सस्ता में नहीं बना रहा था। सस्ता बनाने का मेडिसिन केवल इंडिया के पास ही है। इंडिया बहुत सस्ता बना रहा था, इसलिए फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं इंडिया को। हालांकि इंडिया में कोई रिसर्च या डेवलपमेंट नहीं होता है, मैं इंडिया मेडिसिन प्रोड्यूस करने में बहुत आगे है, क्योंकि उस तरह का कैपेसिटी है हमारे भारत में। तो हमने एड्स का दवाई भी जेनेरिक मेडिसिन बना दिया था, बहुत सस्ता हो गया और पूरी तरीके से अफ्रीका में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। समझ गए? तो ये चीज़ है। आगे देखो, हाँ तो ठीक है, मेडिसिन 1987 से लेकर 1995 तक बना। अब उसके बाद देखो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुआ अर्ली 2000s में, यानी कि 2000 और 2002 में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुआ। देखो, पहला जो मीटिंग हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, जिसको हम बोलते हैं मिलेनियम समिट। इसमें यही बात रखा कैसे स्टॉप किया जाए HIV एड्स को, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। दूसरा देखो, ग्लोबल फंड हुआ ताकि ट्यूबरक्लोसिस से लड़ा जा सके, एड्स से लड़ा जा सके। क्योंकि मैंने कहा ना कि जिसको HIV एड्स होगा उसको ट्यूबरक्लोसिस होने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि किसी को भी यदि HIV एड्स हुआ तो CD4 घट जाएगा। CD4 घटने का मतलब B सेल आप काम नहीं कर पाएगा उतने चीज़ से, क्योंकि CD4 ही तुम्हारा B सेल को एक्टिवेट करता है एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। तो जब B सेल ठीक से एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी का इम्यूनिटी खत्म हो गया जी। जब बॉडी का इम्यूनिटी खत्म हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया वो तुरंत अटैक हो जाएगा बॉडी में और ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। तो इसलिए उसको एक साथ रखा गया है, कैसे HIV से निपटा जाए, कैसे ट्यूबरक्लोसिस से निपटा जाए, कैसे मलेरिया से निपटा जाए। इसके लिए 2002 में एक फंड बनाया गया था, इसे कहते हैं ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया। और इसमें बोला गया था यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए HIV प्रोटेक्शन प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, और सपोर्ट होना चाहिए। कहने का मतलब पूरा वर्ल्ड में प्रयास होना चाहिए। जैसे कोविड-19 के लिए बहुत अच्छा प्रयास हुआ, हाँ, कोविड-19 के लिए कितना कुछ बना ना, कोवैक्स फैसिलिटी बना के नहीं बना। हाँ, इंडिया देखो, इंडिया ने कितना बनाया, सबसे ज़्यादा इंडिया ने प्रोड्यूस किया वैक्सीन। उसका देखो इंडिया ने बाहर डिस्ट्रीब्यूट किया कि नहीं किया। तो उसी लेवल पे उस समय प्रयास हो रहे थे। इंडिया का स्टेटस देखो, इंडिया का स्टेटस 20 साल पहले देखो 2004 में, और अभी देखोगे तो एक बिग डिफरेंस नज़र आएगा।
तो देखो 2004 में पर्सन लिविंग विथ HIV इन इंडिया उस समय कितने थे, लगभग तुम्हारे 50 लाख थे, 50 लाख थे, 5.1 मिलियन मतलब लगभग 50 लाख थे उस समय। हाँ, लगभग पूरा पॉपुलेशन देखो तो 0.4% पॉपुलेशन अफेक्टेड थे HIV से, उस समय की बात है। हाँ, कम ही लोग को तुम्हारा ART थेरेपी मिल पा रहा था, समझे, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बहुत कम आदमी को मिल पा रहा था। हाँ, और 2004 खत्म होते होते स्टूडेंट, यानी कि स्टार्ट हुआ शुरू में अप्रैल 1 में स्टार्ट हुआ, अप्रैल 1 2004 में स्टार्ट हुआ ART देना। जैसे उस ईयर 2004 ख़त्म हुआ दिसंबर, तो ओनली 7,000 को ही दिया गया था, क्योंकि उस समय मेडिसिन कम था, थेरेपी बहुत कम था उस समय। और उस समय कितने लोग अफेक्टेड थे, लगभग 50 लाख लोग अफेक्टेड थे। आगे देखो, तो हेंस अप्रैल 1 2004 इज़ द लैंडमार्क मूवमेंट फॉर इंडिया। इसलिए अप्रैल 1 2004 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने रियल सेंस में वहाँ से प्रयास करना शुरू कर दिया। उससे पहले बहुत प्रयास हो रहा है वर्ल्ड लेवल पे। 1987 में वैक्सीन बना है ना, या वैक्सीन तुम्हारा बना लगभग 90s में ही बनते रहा। फिर 2000 में मीटिंग हुआ यूनाइटेड नेशंस का, फिर उसके बाद फंड भी बना 2002 में, और ठीक उसके रिस्पॉन्स में इंडिया में भी 2 साल बाद प्रयास किए गए। तो अप्रैल 1 को इंडिया ने ART लॉन्च किया। हाँ, फ्रॉम नवंबर 2006 द फ्री ART वॉज मेड अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन एज वेल। देखो मात्र दो साल में अब तो ART फ्री में देना शुरू कर दिया। छोड़ दो, जो HIV था उसको तो दे रहा, बच्चे लोग को भी दे रहा है जिसका होने का चांसेस है, अफेक्टेड होने का चांसेस है। तो देख रहे हो, ओनली इन 2 ईयर्स, विद इन 2 ईयर्स इंडिया में, जो कि उस समय 2004 के अंतिम में 37,000 को ART दिया जा रहा था, अभी देखो चिल्ड्रन को भी देना शुरू कर दिया बाय द एंड ऑफ 2006। तो यदि हम ये 2 डिकेड्स का देखेंगे, यदि हम 20 साल का यात्रा देखें, तो इंडिया ने बहुत कमाल करके दिखाया है। देखो ना, ART सेंटर 10 स्टार्टिंग में था हमारा, अभी देखो 700 है, 700 है। इसका मतलब किस लेवल पे पेनिट्रेशन हुआ है ये सेंटर, है ना, लोगों को मिल रहा है बहुत अच्छे से ART थेरेपी। उसका देखो लगभग 1200 लिंक ART सेंटर्स दिए गए। अब फ्री ART ड्रग्स दिया जा रहा है, 1.8 मिलियन PLHI ऑन ट्रीटमेंट। देख रहे हो, इतना ज़्यादा है, यानी कि लगभग 18 लाख आदमी ट्रीटमेंट पे है ART का। तो 7,000 का यात्रा और अभी देखो 18 लाख। हम कह सकते कि ART डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से हुआ है, सेंटर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है भारत में। आगे देखो, प्रेजेंट स्टेटस देखते हैं। 2004 में कितना था, 50 लाख था ना। अभी देखो, अभी देखोगे तो अभी घट के तुम्हारा 24 लाख हुआ है, तो 50 लाख से 24 लाख। अब पॉपुलेशन भी अभी ज़्यादा है, उस समय पॉपुलेशन और अभी का पॉपुलेशन में एक तो अंतर है, और उसके बावजूद भी देखो अभी केवल 24 लाख ही है, तो हम कहेंगे बहुत कम है। अब प्लस 24 लाख में भी ऐसा नहीं कि सब आदमी मरने वाला ही है, उसमें भी बहुत रिकवरी में है ये सब। पहले क्या था कि उस समय अर्ली 2000 के आसपास किसी को HIV होता था तो उस समय बहुत फियर था, स्टिग्मा था, डिस्क्रिमिनेशन था। बट अभी ऐसा नहीं है। एक तो आदमी का सोच में परिवर्तन आया, उसका ART पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, समझ गए। तो देखो वर्ल्ड के लेवल पे हम देखेंगे स्टूडेंट, तो इंडिया ने ज़्यादा बेटर करके दिखाया है। पर्सन लिविंग विथ HIV ग्लोबली हैड कम डाउन टू 6.3% फ्रॉम अराउंड 10% 2 डिकेड्स अगो। यानी कि इंडिया कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो इंडिया ज़्यादा बेटर किया है। आफ्टर द एंड ऑफ 2023 ऑल पर्सन लिविंग विथ HIV 82% न्यू देयर HIV। यानी कि लगभग 100 आदमी को HIV एड्स है, तो अभी के टाइम में 82 को पता है कि हमको HIV है, क्योंकि पहले तो स्क्रीनिंग टेस्ट करना जरूरी है किस बीमारी से आप ग्रसित हो। एक समय था कि लोगों को पता ही नहीं लगता था कि हमको HIV है, वो ऐसे ही मर जा रहा था। 82% को क्या है, अभी के टाइम में 82% को पता है कि HIV क्या है, स्टेटस। उस टाइम में क्या था कि पता नहीं चलता था। ये जो 95 जो शुरू में बताएं तुम लोग को, 95 इसी चीज़ से रिलेटेड है। कम से कम 100 पेशेंट में 95% को पता होना चाहिए कि उसका स्टेटस क्या है। तो अभी देखो बेटर है ना, 82% को पता है कि दे आर अफेक्टेड बाय द HIV एड्स, उसका स्टेटस। दूसरा देखो 72 ART थेरेपी में है, बढ़िया बात है ना। यानी कि 100 आदमी ग्रसित है HIV से, तो 72% लोग ART थेरेपी ले रहे हैं। और 68% क्या जो वायरल लोड था ना, बताए थे ना,
जब HIV होता है, बच्चे लोग सुनो, HIV जब होता है तो वायरल लोड बढ़ता है, और वही वायरल लोड को घटाने के लिए ART लेते हैं हम लोग। बात समझे? HIV क्या है? HIV का फुल फॉर्म क्या है बताओ तो? डिफिशियंसी। इसका मतलब आदमी का इम्यूनिटी कमजोर हो गया, घट गया, बिकॉज ऑफ द अटैक ऑफ वायरस। बात समझे? ये वायरस की वजह से बीमारी होता है। 3 तरीके से हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ ना, एक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकता है, या फिर मदर से सन में हो सकता है। बात समझे? तो वायरस की वजह से जब अटैक होता है तो इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, उसी पे HIV कहते हैं। और जब HIV हो रहा होता है तो जाहिर सी बात है ट्यूबरक्लोसिस होने का चांस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जब HIV हुआ वायरस के अटैक की वजह से जो CD4 सेल है वो काउंट कम हो जाएगा। वो काउंट कम हो जाएगा तो इसका मतलब TB हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, क्योंकि वो एंटीबॉडीज आप नहीं बना पाएगा जितना पहले अच्छे से बना पा रहा था। डेट इज HIV। तो देखो कितना अभी का स्टेटस कितना बढ़िया है कि 82% को पता है कि उसका HIV स्टेटस क्या है, 72% ART थेरेपी ले रहे हैं, और 68% क्या है? वायरली सप्रेस, जो वायरल लोड था बॉडी में वो कम हो गया। इसका मतलब 68% तुम्हारे उन लोग को अब ट्यूबरक्लोसिस नहीं होगा। बात समझे ना? क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस होने का चांस रहता है, वायरल लोड बॉडी में बहुत ज़्यादा हो तो ट्यूबरक्लोसिस आराम से हो जाएगा। समझ गए स्टूडेंट? तो देखो ऊपर देखो, सेकंड में देखो, इंडिया शेयर इन पर्सन लिविंग विद HIV ग्लोबली हैड कम डाउन टू 6.3 फ्रॉम अराउंड 10% 2 डिकेड्स अगो। यानी कि पहले जितना था वर्ल्ड लेवल पे 10% कंट्रीब्यूशन था इंडिया का 2 दशक पहले, 2004 में। बात समझो, 2004 में इंडिया कंट्रीब्यूट करा था वर्ल्ड में 10%, तो अभी कितना कंट्रीब्यूट करता है? लगभग 6% कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब इंडिया में मैसिव लेवल पे काम हुआ। अब पॉपुलेशन तो इंडिया का ग्रोथ हो ही रहा है, उसके बाद भी इंडिया में बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है HIV को लेके। यहाँ पे देखो, एनुअल न्यू HIV इन्फेक्शन इंडिया हैव डिक्लाइन बाय 48% अगेंस्ट द ग्लोबल एवरेज ऑफ 31%। यानी कि दुनिया में जो नया केस 31% घट रहा है, पहले कंपेयर में 31% घट रहा है, तो इंडिया में 48% घट रहा है। पहले लेट से दुनिया में 100 आदमी का बीमारी होता था, तो अभी कितना हो रहा है? उससे 31 कम हो रहा है। इंडिया में पहले 100 बीमारी हो रहा था HIV का, तो उससे 48% कम हो रहा है, यानी कि अब 50 हो रहा है, लगभग 50-52 हो रहा है। तो वर्ल्ड के लेवल से ज़्यादा इंडिया का बेटर है। आया समझ में? हाँ देखो, एनुअल एड्स रिलेटेड मोर्टेलिटीज़, हाँ यानी कि जो एड्स के वजह से जो मोर्टेलिटी, जो मर रहे थे लोग, वो भी कम हुआ है। देखो 82% कम हुआ है इंडिया में, यानी कि 100 आदमी जो HIV से ग्रसित है, हाँ, तो 82% रिड्यूस हुआ मोर्टेलिटी, यानी कि 82% चांस नहीं है कि मरेगा। और जबकि वर्ल्ड में कितना ये रिड्यूस हुआ है? 47% ही रिड्यूस हुआ है। यानी कि इंडिया ने बेहतरीन काम किया है, चाहे नंबर ऑफ इंसिडेंट्स का बात हो, केसेस का बात हो, चाहे नंबर ऑफ मोर्टेलिटी का बात हो। और बेस लेवल क्या लिए? 2010 का बेस लेवल से हम लोग देख रहे हैं। तो इंडिया ने इसमें बहुत बेहतरीन, इसलिए इंडिया को अपलोड किया जा रहा है। समझ, इंडिया ने मिसाइल्स में भी बहुत बेहतरीन काम किया है। इंडिया ने देखो इस पर भी बहुत अच्छा काम किया, HIV भी बहुत अच्छा काम किया है। आगे देखो, अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट ART ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वर रिलैक्स। देखो अब सब कुछ रिलैक्स कर दिया गया स्टूडेंट। नॉर्मली पहले क्या होता था, सुनो अच्छे से, पहले क्या होता था कि जिसका CD काउंट, जो CD4 जो है ना, CD4 मतलब वही हेल्पर T सेल, इधर हेल्पर T सेल 200 यूनिट से कम हो जाए तभी ART थेरेपी दिया जाता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब यदि आपका CD4 काउंट कम नहीं हुआ उसके बाद भी आपको ART थेरेपी दिया जाएगा, ये अच्छी बात है। यानी कि CD काउंट कम नहीं होने, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली HIV में CD4 काउंट कम हो जाता है। मान लो कि ऐसा बहुत सारा केसेस होगा जहाँ पे CD4 काउंट उस तरह नहीं होगा नीचे, उसको भी अब ART थेरेपी दिया जा रहा है। यही तो कारण है कि जिसके वजह से हम बहुत ज़्यादा सप्रेस कर पाए HIV पेशेंट्स को। देखो तो पहले जो एलिजिबिलिटी था कि किसको किसको ART दिया जाएगा, उसको भी रिलैक्स कर दिया गया। 2004 में ART उसी को दिया जाता था जिसका CD4 काउंट तुम्हारा 200 यूनिट से कम हो। मगर देखो 2017 के बाद ये अप्रोच ही हमने चेंज कर दिया। अब हम सबको दे रहे हैं रेस्पेक्टिव ऑफ CD4 काउंट। आपका CD4 काउंट 200 यूनिट से कम है, ज़्यादा, उससे कोई मतलब नहीं है, ले लो। तुम पेशेंट हो ना, HIV लगा हुआ है, लो खाओ। तो ये एटीट्यूड भी, ये अप्रोच भी काम किया है, जिसकी वजह से HIV पेशेंट जो है वो बहुत कम हुए हैं। देखो दिस इज सप्लीमेंटेड बाय फ्री ऑफ कॉस्ट वायरल लोड टेस्टिंग फॉर, देखो यही वायरल लोड टेस्टिंग, यानी कि यदि बहुत ज़्यादा वायरस हो गया HIV रिलेटेड तो उसके टेस्टिंग के लिए भी देखो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया कि फ्री में आप करवा लो, स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लो। यदि बॉडी में है तो ART थेरेपी ले लो।
तो पहल इंडिया की तरफ से बहुत बेहतरीन पहल हुआ है। पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच है, देखो यानी कि पेशेंट को सेंटर में लेते हुए पेशेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। 2 to 3 मंथ्स मेडिसिन दिया आता है ताकि पर्सन लिविंग विथ HIV क्या कर सके, वो अपना स्टेबल हो सके मेडिसिन से। देखो इसका कोई ऐसा नहीं है बच्चे लोग, देखो इसका ऐसा कोई नहीं है कि मेडिसिन खाओगे ठीक हो जाएगा, ये लंबा मेडिसिन चलता है। और जो मेडिसिन खा रहे हो तो खाली स्टेबल करने के लिए, ताकि बीमारी और अधिक नहीं बढ़े, आपका जो भी HIV जो वायरल लोड है वो सप्रेस रहे, सप्रेस करने के लिए, ख़त्म नहीं होता है, सप्रेस करने के लिए। और वही दौरान तुम्हारा बहुत बेहतरीन तरीके से लंबा चला तो ख़त्म हो सकता है। बात समझे ना? तो देखो 2 to 3 मंथ्स मेडिसिन दिया था ताकि पर्सन लिविंग विथ HIV स्टेबल हो सके। हाँ, और देखो दूसरी बात है कि आखिर ART सेंटर कितना जाएगा लोग। अब मान लो कि ART सेंटर जो भी है 1200-1300 जो भी है तो बहुत कम है भारत में। उस हिसाब से देखा जाए तो भारत तो बहुत विशाल है, 1200 सेंटर कुछ नहीं है जी। उस हिसाब से रेलवे स्टेशन होगा इंडिया का, तुम खुद सोचो। अच्छा, उसके बाद भी रेलवे स्टेशन का मांग होता है कि एक रेलवे स्टेशन इधर भी खोल देते तो ज़्यादा बेटर रहता है। यानी कि इंडिया बहुत विशाल है, वो 1200 भी बहुत कम पड़ेगा। बात समझे? तो इसलिए भारत सरकार ने क्या किया, घर ही घर देना शुरू कर दिया। अब अपना स्टेटस दो, हम दे रहे हैं आपको। तो 2 to 3 मंथ जो फ्री डोज दे रहा है, इसके वजह से भी अब बहुत सारे पेशेंट्स को ART सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, उसका टाइम बचेगा, उसका पैसा बचेगा। तो देखो तब तो हम कह सकते हैं ना कि सरकार का जो अप्रोच है पेशेंट सेंट्रिक है। ART पर फोकस की अच्छी बात है, ART होना बहुत जरूरी है, आखिर वहीं से ना डिस्ट्रीब्यूट होगा सामान। जैसे मान लो कि बेगूसराय में एक जगह पे, जिस जगह पे हम लोग पढ़ रहे हैं, बेगूसराय में मान लो कि एक जगह पे ART सेंटर है, तो बेगूसराय में ऐसे तो बहुत सारे गांव होंगे, तो सब लोग यहाँ पे आएगा तो पैसा भी लगेगा, ट्रैवल कॉस्ट भी लगेगा, है ना। पेशेंट एक तो जिसके घर में HIV हो जाए उसका तो हालत ख़राब हो जाए, तो फिर भी उसके बाद भी ART सेंटर से लेके सब पहुँचा रहा है, जिसको जिसको बीमारी है उसको घर घर पहुँचा रहा है। 2 to 3 मंथ्स फ्री डोज दिए जा रहे हैं कि खाओ आराम से। तो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच है सरकार का। व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स दैट मेड दिस फ्री आर्ट ए ह्यूज सक्सेस। ये जो तुम्हारा ART थेरेपी जो फ्री में दिया जा रहा है, मेडिसिन सब जो फ्री में दिया जा रहा है, कैसे ह्यूज सक्सेस हुआ भारत में, आखिर क्या रीज़न है। तो देखो कहते हैं ना, इफ़ देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, जब चाह हो तो राह होता है। और इसमें जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो पॉलिटिकल विल को जाता है। यदि सेंटर ठान ले, यदि सरकार ठान ले कि हम करना है तो वो करना है, वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। तो ये पॉलिटिकल विल है। चाहे जितने भी सरकार आए हों बीच में, 2004 से लेके अभी तक 2024 तक, हर सरकार ने ही बहुत अच्छे से इस पे काम किया है। नंबर 1, सफिशिएंट, बहुत अच्छा फंडिंग दिया गया है, रेगुलर प्रोग्राम चला, रिव्यू हुआ है कि नीचे ग्राउंड लेवल पे काम किया। एक होता है पेपर में रिव्यू होना, पेपर में रिव्यू को कोई काम नहीं है, मन नीचे जाके ग्राउंड लेवल पे काम होना वो इम्पॉर्टेंट। देखो ग्राउंड लेवल पे काम हुआ है, कम्युनिटी स्टेक होल्डर सभी पार्टिसिपेट किए, सभी स्टेक होल्डर पेशेंट से लेके आंगनवाड़ी जितने भी लोग सब इसमें शामिल हैं। पीपल सेंट्रिक मॉडिफिकेशन है कि कैसे मेडिसिन पहुंचाए ताकि जो पेशेंट है उसको फायदा हो सके, ये नहीं खाली ART सेंटर बना देना। यानी कि जितने भी प्रयास किए गए हैं पेशेंट के भलाई के लिए किए गए हैं, और जो भी गैप है उस गैप को भी पॉलिसी के थ्रू बढ़ा गया है। कंटिन्यूस एक्सपांसन किया गया सर्विस को, ताकि अधिक से अधिक जो पेशेंट्स HIV से ग्रसित वो लाभ उठा सके। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सभी जो प्रयास है, इसी की वजह से इंडिया में बहुत ही बेहतरीन तरीके से HIV कर्व किया गया, बहुत कम कर दिया गया। समझ गए? आगे देखो, देयर आर अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इनिशिएटिव ऑल्सो। इतना ही नहीं, और भी बहुत प्रयास किए गए हैं। जैसे कि मैंने एट द बिगिनिंग कहा तुम लोग को कि 3 तरीके से हो सकता है बीमारी, एक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और मदर टू चाइल्ड। सही बात है ना? तो देखो जहाँ तक सवाल है, अधिकतर जो बीमारी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, तो उसके लिए भी देखो प्रोटेक्शन वगैरह हॉस्पिटल्स हमें देना शुरू कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक तो वहाँ पे तो उसका भी बेनिफिट हुआ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जहाँ तक सवाल है, तो आप देखो सिरिंज वगैरह सब, सिरिंज वगैरह आप प्रॉपर यूज़ किया जाता है। अभी देखते हो ना, ये जो दुकान सब है, क्या सैलून सब में भी देखोगे जो पत्ती जो लगाया जाता है, जो ब्लेड कहते हैं हम लोग, और भी बहुत ही केयरफुल तरीके से लगाया जाता है। तो अवेयरनेस है लोगों में। और सिरिंज का भी देखते हो बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि एक सिरिंज लगा दिया तो वही से हम सिरिंज लगा रहे हो, नहीं, अभी नहीं। तो इस लेवल पे काम हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं फ्री डायग्नोसिस फैसिलिटी तो है ही,
एट द सेम टाइम पेरेंट्स से बच्चे लोग में नहीं जाए, इसके लिए भी सर्विस दिए जा रहे हैं। समझ गए ना? हाँ, पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ना हो, इसके लिए भी कोशिश किया जा रहा है। यदि मदर ग्रसित है HIV से तो पूरा चांस है कि बच्चा भी ग्रसित होगा, तो उस समय ऐसे सर्विस दिए जा रहे हैं, ऐसे मेडिसिन दिए जा रहे हैं ताकि बच्चा में HIV ना हो। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए तो काम हुआ ही है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट उसके लिए भी तो काम हुआ ही है। तो हम कहें कि जो 3 तरीका है, तीनों तरीका को कर्व किया गया है सरकार के द्वारा। हाँ देखो, फोकस वही है कि यदि मान लो कि कोई कोमॉर्बिडिटी से परेशान हो, यानी कि मान लो कोई, जैसे कि मैंने कहा है कि जो आदमी HIV है तो उसको ट्यूबरक्लोसिस होने का चांस बहुत ज़्यादा है, तो फोकस दोनों पे है, फिर HIV पे भी फिर ट्यूबरक्लोसिस पे भी। तो वही बोल रहा है कि देखो कोशिश किया गया है कि कैसे को इन्फेक्शंस को भी मैनेज किया जाए। जैसे HIV है तो उसको ट्यूबरक्लोसिस होने का भी चांस तो साइलोस में नहीं देखा जा रहा है, ट्यूबरक्लोसिस को भी कैसे ख़त्म किया जाए, ये बड़ी बात है। ये इसलिए बड़ी बात है स्टूडेंट, आमतौर पे हम मेन बीमारी में ही रह जाते हैं। एट द सेम टाइम जो सेकेंडरी बीमारी है, जो उसके साथ जो अटैच बीमारी है, उसको भी उसी लेवल पे देखना चाहिए। तो इसमें देखने का प्रयास किया गया है। DTG एक न्यू ड्रग है तुम्हारा, है ना, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया भारत में 2020 के बाद, और ये बेटर एफिकेसी देता है, इसका बेटर इसका वो रिजल्ट है 2021 में, है ना। फिर एक पॉलिसी लाए ART के ऊपर, और देखो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि 7 दिन के अंदर ही तुमको पता चल जाएगा कि क्या स्टेटस है HIV पेशेंट्स का, क्या सच में है या नहीं है। और कई केस तो ऐसा भी होता है कि उसी दिन पता चल जाता है। अच्छी बात है ना कि स्क्रीनिंग टेस्ट का इस लेवल पर रिजल्ट है। जैसे मान लो कि DNA जो रिपोर्ट मिलता है, जानते हो ना, DNA रिपोर्ट बहुत टाइम लगता है, 1 महीना 2 महीना लगता है। सेंटर कितना कम है इंडिया में, हैदराबाद सब सेंटर है, वहाँ जाएगा, वहाँ से टेस्ट होके आएगा। मैं ये क्या है कि तुमको 1 दिन में या 7 दिन के अंदर ही तुमको रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा बात ना है। यदि आदमी को पता चल गया कि हमें HIV से ग्रसित है तो स्टेप्स अच्छे से ले पाएगा, थोड़ा कॉशियस हो जाएगा। समझिए, देखो तो व्हाट इज़ द गोल ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज 5। तो अभी इंडिया ने शुरू किया 2004 में, अभी हम लोग 5th फेज में हैं। अलग अलग बीच में फेज चला है जी, अभी हम लोग 5th फेज में। अभी हमारा मिशन क्या है, 95 बाय 2025 अचीव करना है हमें। और बिल्कुल वर्ल्ड लेवल पे देखोगे UN एड्स चलाते हैं, यूनाइटेड नेशंस का एड्स प्रोग्राम है, और उसका भी सिमिलर गोल है 95। तो ये 95 क्या है कि कम से कम 100 आदमी जो ग्रसित है, 95 आदमी को पता होना चाहिए उसका स्टेटस कि हम ग्रसित है। नंबर 1, 95 आदमी को क्या मिलना चाहिए, तुम्हारा HIV इन्फेक्शन से रिलेटेड डायग्नोसिस मिलना चाहिए, ART थेरेपी मिलना चाहिए उसको। और 95 जो लास्ट का जो 95 है वो क्या होना चाहिए कि जो वायरल लोड है वो सप्रेस होना चाहिए। कब तक, बाय 2025 तक। अभी हम कितना अचीव कर पाए, याद है तुम लोग को? ऊपर जाओ, ऊपर देखो, जहाँ पे तुम लोग को दिए थे ये तीनों। हाँ जाओ ऊपर से फिर से आंकड़ा देखो। 82, 72 and 68। हाँ है ना, बिल्कुल। कौन सा पेज नंबर है बताओ? 82% को HIV स्टेटस पता। अरे हम ऊपर बताए ना तुमको अभी 82। हाँ कौन सा पेज नंबर बताओ जरा हमको भी, अभी जस्ट ऊपर बताए थे ना। अरे हाँ चलो, पेज नंबर 7 में देखो, 7 का 3rd पॉइंट देखो, 82, 72 और 68 पता है। हमें कहाँ तक ले जाना है इसको, 95 तक ले जाना है। समझ गए? देखो, और बिल्कुल सिमिलर प्रोग्राम तुम्हारा यूनाइटेड नेशन एड्स का भी है। तो चैलेंजेस क्या है, बिल्कुल इतना बड़ा जब इनिशिएटिव हो, इतना बड़ा जब प्रोग्राम हो तो चैलेंज तो होगा ही होगा। तो चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज ये है स्टूडेंट कि ART फैसिलिटी जो है वो थोड़ा डिले हो रहा है, लोग सबको थोड़ा लेट मिल रहा है। नंबर 1, अभी भी तो देखो लगभग कितना 24 लाख लोग पेशेंट है ना अभी भी इंडिया में एक्टिव, थोड़ा डिले हो रहा है। ये एक बिगेस्ट चैलेंज है, नंबर 1। और दूसरी बात है कि ART सेंटर, अब जैसे देखो CD4 सेल जिसका 200 से नीचे है, हाँ तो देखो वहाँ पे तुम्हारा 1/3 ऑफ टोटल फुटफॉल, यानी कि कहने का मतलब ART सेंटर बहुत कम मिल रहा है। भले ही 1300 ART सेंटर हो मगर फिर भी वो कम पड़ जा रहा है, बात समझे। और दूसरी बात है कि देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि आदमी लोग मेडिसिन खाता है ART और उसको लगता है कि CD4 काउंट ठीक हो गया, वो छोड़ देगा मेडिसिन। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये आदमी का बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे होता है ना, आमतौर पे हम भी करते हैं ना कि जब जाते हैं किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इतना लिख देंगे दवाई, और 3-4 दिन में यदि ठीक हो गया तो दवाई छोड़ देंगे अपना मस्ती में।
ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें ART तुम्हारा जो मेडिसिन जो थेरेपी दिया जा रहा है वो स्टेबल करने के लिए दिया जा रहा है, आपको लॉन्ग टर्म खाना पड़ता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये भी हो रहा है, देखो वही लिखा गया है कि जैसे ही पेशेंट को लगेगा कि यस दे आर वेल, वो दूसरा डोज छोड़ देता है और फिर उसके वजह से फिर नया प्रॉब्लम, फिर से बीमारी आ जाएगा HIV का। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी कि बिहेवियल चेंज लाना चाहिए। और दूसरी बात है कि मान लो कि जहाँ पे हिली टेराइन है, रिमोट एरियाज़, हिली एरियाज़, वहाँ पे ART सेंटर का कमी है, वहाँ पे लोग इसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, समझे। तो ये हो गया। और प्लस प्राइवेट सेक्टर का इंगेजमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, सरकार तो कर रही है, इसमें सबको दिख रहा है, पॉलिटिकल विल ही तो है जिसके वजह से इतना हुआ, बट एट द सेम टाइम प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी उसी लेवल पे होना चाहिए। हाँ, ट्रेनिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए, स्टाफ सबका ट्रेनिंग होना, क्योंकि HIV बहुत खतरनाक बीमारी है। यदि स्टाफ का ठीक से ट्रेनिंग नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, समझे। उसी तरह और भी बीमारी में, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मेंटल हेल्थ, ये सब चीज़ को इंटीग्रेट कर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक सेंटर है उसमें केवल HIV से रिलेटेड है, खाली HIV से रिलेटेड ही मेडिसिन मिला, नो, आपको और भी बीमारी के साथ उसको इंटीग्रेट करके देना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं एक बीमारी के साथ और भी बीमारी अटैच रहता है, समझे। तो वही सिस्टमेटिक। और दूसरी बात है कि डेथ, जितने भी लोग का डेथ हो रहा है उसको ठीक से मॉनिटर करना जरूरी है, ताकि आंकड़ा हमारे पास बहुत सही रहे और उस हिसाब से सरकार पॉलिसी में इंटरवीन कर सके। समझ गए स्टूडेंट? कंप्लीटेड। आगे बढ़ो। 101 रैंकिंग ऑफ कच्छितिबू मे गो अगेंस्ट गुजराल डॉक्ट्रिन, GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन। और ये कब आया था तुम्हारा? हिंदू में आया था 1 अप्रैल को। ये तो मामला क्या है स्टूडेंट? समझो मामला क्या है। बहुत ही अच्छा हिस्ट्री इसके पीछे, समझो। अभी इलेक्शन का समय है ना, और जो अभी जो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट में है अभी भाजपा सरकार, तो ये इस मामला को बहुत ज़ोर शोर से उठा रही है कि इंदिरा गांधी क्यों दे दी कच्छितू आइलैंड को, वो हमारा इंडिया का सॉवरेनिटी था, इंडिया का उसमें कंट्रोल था, क्यों दे दी 70s के टाइम में, क्यों अग्रीमेंट की, ये गलत चीज़ हुआ तमिलनाडु के साथ, इंडिया ने खो दिया, ये इस तरह का बात उठ रहा है। वही थोड़ा माइलेज लेने के लिए इलेक्शन के टाइम में जानते हो, बट इलेक्शन ख़त्म भी हो जाएगा, इस तरह का मामला नहीं उठाना चाहिए एज पर द एक्सपर्ट, क्योंकि इस तरह का मामला उठाओगे, एक तो नेपाल पहले ही खो चुके हो, हाथ से निकल गया नेपाल। बताओ, जितने भी नेबरहुड है हमारे आसपास, कहीं पे हमें बाई पार्टीसन सपोर्ट नहीं है। अभी शेख हसीना का सरकार है बांग्लादेश में, तो उसका सपोर्ट है। अब वो ठीक से वो चेंज हो जाए तो वो तुम्हारा प्रो चाइनीज़ है, वो प्रो इंडियन ही नहीं है। अभी अवामी लीग जो अभी शेख हसीना का है तो प्रो इंडियंस, ठीक है, चाइना के साथ भी अच्छा व्यापार है, मैं इंडियन के साथ है वो। सिमिलर इंसिडेंट नेपाल में भी बाई पार्टीसन सपोर्ट नहीं है। मालदीव्स का तो देख ही लिए हम लोग, मालदीव्स में भी दोनों का नहीं है। मालदीव्स का जो मुज्जू है, मुज्जू क्या क्या बोलता है वो भी जानते हैं हम लोग। श्रीलंका तो हम लोग देखा है, श्रीलंका 10-15 साल तुम्हारा पूरा प्रो चाइनीज़ ही रहा है। हमन टोटल लिया कि नहीं लिया चाइना ने? तो ऐसे माहौल में इस तरह का मुद्दा उठाना ठीक है? और अभी जस्ट श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल रहा है और उसको इंडिया का ज़रूरत है, चाइना तो लेके ही चलता है हमेशा। तो अभी इस तरह का बयान दोगे कच्छितू आइलैंड हमारा है, हमारा, अरे भाई वो हो चुका है और मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस भी है ये मैटर, तो ठीक नहीं है। और मैं तुम लोग को याद दिलाना चाहूँगा, गुजराल डॉक्टर I.K. गुजराल बहुत बड़े शख्सियत हुए हैं भारत में। I.K. गुजराल जब देवेगौड़ा का सरकार था 1996 और 97 में, समझे, जब देवेगौड़ा का सरकार था 96 और 97 में, तो उस समय जो फॉरेन मिनिस्टर थे, अभी तो हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहते हैं, उस समय फॉरेन मिनिस्टर कहते थे, तो उस समय जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो I.K. गुजराल थे। जैसे अभी जयशंकर साहब है ना, जयशंकर साहब है कि नहीं है तुम, ऐसे जयशंकर साहब, तो उस समय I.K. गुजराल थे। और I.K. गुजराल ने एक डॉक्ट्रिन दिया था, डॉक्ट्रिन मतलब एक फिलॉसफी दिया था कि इंडिया बड़ा कंट्री है और जितने भी नेबरिंग कंट्री है, छोटा कंट्री, इंडिया उससे कुछ लेगा नहीं, उसको कुछ देगा। और ये बिग ब्रदर एटीट्यूड नहीं, वो एटीट्यूड वाला नहीं, एटीट्यूड वाला ब्रदर नहीं, हेल्पिंग ब्रदर के रूप में इंडिया काम करेगा। तो यदि तुम कच्छितू आइलैंड का यदि मामला उठा रहे हो तो ये कहीं पे भी तुम्हारा I.K. गुजराल से डॉक्ट्रिन से कहीं मैच नहीं करता, उसके अगेंस्ट है ये। आया समझ में? इसलिए तुम्हारा हेडलाइंस में लिखा गया कि ये
जो भी पहल किया जा रहा है कचितू आइलैंड के ऊपर, जो भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं इलेक्शन के टाइम में, ये कहीं ना कहीं आईके गुजराल डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट है। तो अब हम लोग थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं स्टूडेंट। देखो यही तो फ़ायदा होता है कि कोई करंट अफेयर्स में है तो आपको हिस्ट्री भी पता चल जाता है। अब सोचो क्या हिस्ट्री है कचितू आइलैंड का। तो पहले फिगर देख लो बच्चे लोग, फिगर देखो तो नीचे थर्ड पेज में आओ तो उसके थर्ड पेज में दिख रहा है श्रीलंका है, जाफना रीजन है, देखो जल्दी से। हाँ ये फिगर दिख रहा है तुम लोग को ना। हाँ देखो वहाँ पे देखना जरूरी है। देखो तो ऊपर देखो रामेश्वरम दिख रहा है ना। हाँ धनुषकोडी दिख रहा है, मोदी जी गए थे ना वहाँ पे। मोदी जी वहाँ पे गए थे, धनुषकोडी में गए थे कुछ दिन पहले, बहुत वीडियो रील बहुत सारा वायरल हुआ था यहाँ। कच्छितुबू दिख रहा है तुमको छोटा सा। हाँ ऊपर में जाओगे तो पाक स्ट्रेट है, पाक बे है, नीचे आओगे तो गल्फ ऑफ मन्नार है। हाँ यदि तुम लोग धनुषकोडी से नीचे आओगे तो गल्फ ऑफ मन्नार है, वहाँ पे डुगांग डुगांग मिलता है वहाँ पे प्रजाति सब, समझ गए ना। अब यहाँ समझ जाफना रीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे तमिल्स भाई लोग भी रहते हैं जो कि श्रीलंका में सेटल हो चुके हैं। अब देखो जब इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री का बात करेंगे तो कच्छितू तुम्हारा श्रीलंका की तरफ आ जाएगा, है ना, दोनों के बीच में इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री। प्रॉब्लम वही रहा था कि इंटरनेशनल जब मैरीटाइम बाउंड्री जब खींचा जा रहा था कच्छितू उस तरफ जा रहा था। तो फाइनली इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है तुम रख लो। ऐसे भी वो जो कच्छितू आइलैंड है वहाँ पे आदमी लोग रहते नहीं है, अनइनहेबिटेबल है तुम्हारा, यानी कि वहाँ पे आदमी लोग नहीं है, तो वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है। हाँ वहाँ पे केवल एक चर्च है और एनुअल मीटिंग होता है उस चर्च में। तो इधर से भी जाते हैं लोग, इधर से भी जाते हैं, मनाते हैं, मना के फिर चलाते हैं। हाँ मगर फिशरमैन के लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक जगह है फिशरमैन के लिए। अब देखो जब इंदिरा गांधी ने दे दिया इसको कच्छितू आइलैंड को, दे दिया श्रीलंका के पक्ष में, दे दिया उधर, तो मामला करुणिधि ने भी उठाया इस चीज़ को। और उसके बाद देखो जो इससे पहले जो सरकार थी AIDMK का, जयललिता ने भी इस मामले को उठाया। तो करुणिधि से लेके जयललिता जो कि पहले के जो CM रहे हैं वहाँ पे, तमिलनाडु के सबसे कह सकते हो कि सबसे फेमस सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर सब है करुणिधि। और तो ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, सब जुडिस है। इस बार भाजपा सरकार से पूछा गया, स्टेटमेंट लिया गया, तो भाजपा सरकार ने भी राज्यसभा में यही बोला कि ये मैटर सब जुडिस है, कुछ नहीं बोलेंगे। तो वहाँ तो आप कुछ नहीं बोले, मैं यहाँ इलेक्शन के टाइम आप बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर से, समझ गए। ये देख ली ना जगह। तो चलो फर्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं इस जगह का। देखो पोर्टुगीज सबसे पहले आया था इस जगह में, 16th और 17th सेंचुरी में इस जगह पे रूल किया था, समझे। तो पोर्टुगीज इस आइलैंड को क्या किया, ऑक्युपाइड किया था, एक कच्छितू आइलैंड को 1505 से लेके 1658, वही 16th सेंचुरी एंड 17th सेंचुरी। और श्रीलंका को कंट्रोल करे। जब श्रीलंका से कंट्रोल करे तो इस आइलैंड को भी कंट्रोल करे, यानी कि श्रीलंका, समझ गए ना, अभी का जो सेलोन, मतलब उस समय का जो सेलोन, अभी का जो श्रीलंका है, श्रीलंका और ये कच्छितू जो आइलैंड को कौन कंट्रोल कर रहा था इस समय 16th और 17th सेंचुरी में, पोर्टुगीज कर रहा था। जैसे पोर्टुगीज इंडिया में भी फर्स्ट पोर्टुगीज ही आया था, याद है ना तुम लोग को, इसी समय आया था। हाँ बिल्कुल यही समय था ना जी। नंबर 2 देखो, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द एरिया वॉज पार्ट ऑफ जमींदारी ऑफ राजा रामनाथपुरम सिंस 1803। 1803 के बाद ये जमींदारी, यानी कि ये तुम्हारा किसके कंट्रोल में आ गए थे, इस राजा के कंट्रोल में आ गया था, राजा रामनाथपुरम के कंट्रोल में आ गया था। इंडिया यही दुहाई देता है कि ये राजा के कंट्रोल में आ गया था और ये हमारा होगा। कि 1803 का, भले ही उससे पहले पोर्टुगीज था, उसे क्या मतलब, बाद में राजा के जमींदारी के अंदर आ गया, जमींदारी राइट्स होता था ना जी, तो कच्छितू आइलैंड उसके अंदर आ गया। मगर फिर भी उसके बाद भी जब इंडियन सर्वे टीम 1874 और 76 में गया था तो उस समय कच्छितू को श्रीलंका का ही हिस्सा बताया गया था, उस समय का बात था। भले ही ये राजा का जमींदारी के अंदर हो, मतलब एक सर्वे टीम हुआ था 74 और 76 में, जब सर्वे गया था तो उस समय भी श्रीलंका का ही हिस्सा है ऐसे करके बताया गया था डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स खंगाला जाएगा ना। यदि इंदिरा गांधी ने भी सिग्नेचर किया होगा तो ऐसे तो सिग्नेचर नहीं कर दिया होगा, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स होगा, उसका हिस्ट्री होगा, है ना, तो उसे पूरा चेक किया आता है, ऐसे नहीं दिया आता है स्टूडेंट, समझे। हाँ एनुअल चर्च, जो एनुअल चर्च फेस्टिवल जो है तुम्हारा 90 ईयर से भी ज़्यादा तुम्हारा, मतलब अभी कह सकते हो कि लगभग 100 साल से मनाए जा रहे हैं। यहाँ के लोग भी जाते हैं, वहाँ के लोग भी आते हैं। वहाँ पे ना ही ड्रिंकिंग वाटर है, ना ही वहाँ पे लोग नॉर्मली रह पाते हैं, बट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं। देखो तो श्रीलंका यही बोलता है कि देखो 1921 से हम पूरी तरीके से इस जगह को कंट्रोल कर रहे हैं। और एंड व्हेन टॉक्स बिगेन टू डिमार्केट द फिशरी लाइन इन द पाक बे,
पाक बे एरिया जानते हो ना, पाक बे एरिया से नीचे आओगे पाक स्ट्रेट, फिर नीचे आओगे तो एडम ब्रिज है, फिर धनुषकुड़ी है, फिर नीचे आओगे तो गल्फ ऑफ मन्नार है। इस तरह सीक्वेंस में है। तो श्रीलंका क्या क्लेम कर रहा है कि 1921 से हम इस जगह को कंट्रोल करके रखे हैं। ठीक है, हाँ, तो आगे बढ़ो स्टूडेंट। तो व्हाट इज द बेसिस फॉर क्लेम्स बाय बोथ, क्यों आखिर इंडिया और श्रीलंका दोनों ही क्लेम क्यों करता है, क्या रीजन है? तो श्रीलंका बोलता है कि बिल्कुल ये मेरा होगा, क्योंकि पोर्टुगीज जब श्रीलंका को भी कंट्रोल कर रहा था तो वही पोर्टुगीज तुम्हारा इस आइलैंड को भी कर रहा था, जाहिर सी बात है मेरा होगा ये। ऐसा होता है ना, जैसे ब्रिटिश हमारे पूरा 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 इंडिया को यूनाइट किया कि नहीं किया ब्रिटिश ने, नॉर्थ को भी कंट्रोल किया, साउथ को भी कंट्रोल किया। जब ब्रिटिश चला गया तो पूरा इंडिया एक हो गया। तो उसी तरह श्रीलंका भी क्लेम कर रहा है कि पोर्टुगीज जब मेन श्रीलंका आइलैंड को कंट्रोल कर रहा था तो किचितू आइलैंड भी तुम्हारा वही कंट्रोल कर रहा था, जाहिर सी बात है हमारा ही होगा। समझ गए? बट इंडिया का कंटेंशन क्या है कि नो, आपका नहीं हो सकता है। 1803 के बाद ये राजा जो थे, इंडिया के जो राजा थे, उसका जमींदारी राइट्स था यहाँ पे। तो ठीक है, दोनों का दलील अपना अपना जगह पर सही है। समझ गए ना? हाँ, और ये भी बोला इंडिया ने कि ये जो जमींदारी जो राइट है हमने 1947 तक रखा था, और 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो जाहिर सी बात है ये इंडिया को मिल जाएगा ये चीज़। जब टैक्सेस वसूलने का अधिकार था हमें उस आइलैंड पे, जमींदारी जब था, वो ज़मीन हमारा था, तो 1947 के बाद यदि भारत बन गया तो जाहिर सी बात है वो इंडिया का हिस्सा हो जाएगा। ऐसा इंडिया का क्लेम है। आगे देखो, तो मामला 70s के टाइम में थोड़ा और गर्म हुआ ये, और फाइनली देखो जून 26 और 28 को उस समय के जो प्रधानमंत्री थे भारत के और श्रीलंका काउंटर पार्ट, दोनों ने साइन किया, डिमार्केट किया कि ठीक है, पाक स्टेट से लेके एडम ब्रिज तक ये इधर का जगह आपका, उधर का जगह आपका, और किचितू उस तरफ चला गया। हाँ, उस समय खूब हल्ला हुआ, खूब शोर शराबा हुआ। स्पेशली कौन शोर शराबा करेगा? तमिलनाडु करेगा ना। धनुषकोडी किसका हिस्सा है? तमिलनाडु का हिस्सा है। रामेश्वरम किसका हिस्सा है? तमिलनाडु का हिस्सा है। तो क्यों टेरिटोरी देखो देना बड़ी बात है ना, मुद्दा उठेगा ही। तो देखो, तो जॉइंट स्टेटमेंट हुआ दोनों के बीच में और कहा गया ठीक है, जो भी हमने किया एक हिस्टोरिकल एविडेंस लेके, जो भी कागज़ वगैरह था, हिस्ट्री था, वो सब चीज़ कंफर्म करते हुए श्रीलंका को वो दे दिया गया। हाँ, और कच्छीतुबु जैसे मैंने कहा अनइनहेबिटेटेड है, यानी कि वहाँ पे आदमी लोग नहीं रहते हैं। और उसके बाद ठीक है, और श्रीलंका भी बोला कि ठीक है 1921 से तो हम ही कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे। अभी प्रॉब्लम क्या है कि यदि अभी लोग मुद्दा यही उठाते हैं कि यदि कच्छीतु आइलैंड नहीं दिया जाता तो फिशरमैन इतना पकड़ाता नहीं हमारा, क्योंकि देखो कोई प्रॉपर इंटरनेशनल मैरीटाइम वो नहीं है, बाउंड्री नहीं है, पता ही नहीं चलेगा कि श्रीलंका का वाटर कौन सा है, इंडिया का वाटर कौन सा है। तो इंडियन जो फिशरमैन है तमिलनाडु वाले, वो उस तरफ चले जाते हैं और कच्छीतु आइलैंड में पकड़ा जाते हैं, और फिर वो पकड़ के ले जाएगा श्रीलंका का नेवी सब। तो प्रॉब्लम ये होता है, यदि आज कच्छीतु आइलैंड हमारा होता तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होता। तो फिशरमैन के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया ये, समझ गए ना? आगे देखो, हाँ, तो हाउ डिड द मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। ये मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट के पास भी गया। देखो 15 ईयर्स में जयललिता, देखो अब जयललिता या करुणिधि है ना, ये दोनों बहुत बड़े महारथी लोग हैं वहाँ के, पॉपुलर सीएम। अब देखो कई बार क्या होता है कि मामला वो सेंटिमेंट्स को खींचने के लिए भी किया जाता है ये सब चीज़। आज जो भाजपा सरकार इस चीज़ को उठा रही है तो वो तो सेंटिमेंट्स को ही खींचने के लिए उठा रही है और कुछ नहीं रीजन है। सिमिलरली हो सकता है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट उस समय सेंटिमेंट्स को ही खींचने के लिए, हो सकता है इलेक्शन ईयर में होता है नहीं सब चीज़। तो ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ फैसला नहीं सुनाया गया। हाँ, 2013 में बट सवाल पूछा गया तो 2013 में एफिडेविट में उस समय 2013 का मतलब क्या है, मनमोहन जी का सेकेंड टेन्योर, कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस की सरकार ने क्या बोला उस समय कि देखिए ऐसा है, कच्छीतु को दे दिया गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो भी डिस्प्यूट था वो ब्रिटिश इंडिया और सेलोन के बीच में था, इंडिया के बीच में नहीं था, ब्रिटिश इंडिया के बीच में और सेलोन के बीच में है, और वो हम लोग सेटल कर चुके हैं 74 और 76। इसलिए ये मुद्दा फालतू का मुद्दा है, हम लोग सेटल कर चुके हैं। तो क्योंकि आखिर कांग्रेस ने ही डिसीजन लिया था 70s में, और फिर 2013 में एफिडेविट करके वही बोल दिया गया कि आखिर ये मामला जो इंडिया का नहीं है, ये मामला तुम्हारा मामला किसका था, ब्रिटिश इंडिया का था, और इंदिरा गांधी ने 70s में इसको सॉल्व कर दिया पीसफुली। हाँ, 2022 में जब गवर्नमेंट से पूछा गया राज्यसभा में, तो गवर्नमेंट ने यही बोला कि श्रीलंका और ये जो मामला है कच्छीतु का अभी सब जुडिस है, तो ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते हैं।
सवाल यही उठता है। तो उस समय तो आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया कि सब जुडिस है। अभी इलेक्शन के टाइम में आप बोल रहे हो तो ठीक नहीं है, क्योंकि जो इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट है उनका ऐसा मानना है कि मामला ज़्यादा उठाओगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, नेबरहुड पॉलिसी में बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। आया समझ में तुम लोग को? चलो आगे बढ़ो। 102 द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिविंग विल इज क्वाइट फार अवे इन इंडिया। GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस issues relating to development and management of social sector or services relating to health, education and human resources। ये हिंदू पेपर में आया था 4 अप्रैल को। तो देखो मामला क्या है। जैसे कि मैंने कहा है शुरू में ही कि देखो आदमी को डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है ना। हर आदमी को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21 है कि नहीं, बताओ तो उसी तरह इंसान को मरने का भी अधिकार होना चाहिए, स्वाभिमान तरीके से मरने का भी अधिकार होना चाहिए। ऐसे मान लो कि आदमी पड़ा हुआ है बेड पे आईसीयू रूम में 40 साल से 50 साल से, वो ना मर पा रहा है ना वो जी पा रहा है। क्या ऐसा क्या फ़ायदा हुआ ऐसा लाइफ का? तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसका यदि देखोगे, बेस देखोगे, इसका मूल देखोगे, तो इसमें बात यही है कि जिस तरह आदमी को डिग्निफाइड लाइफ जीने का इजाज़त है उसी तरह मरने का भी इजाज़त होना चाहिए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, पहले इंडिया में कभी भी लिविंग विल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हाँ वर्ल्ड में है, दूसरे दुनिया में है, इंडिया छोड़ के बाहर है, विदेश सब में है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यस इंडिया में भी लिविंग विल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, इंडिया में भी लिविंग विल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है लिविंग विल का मतलब? जैसे मान लो कि अभी हम नॉर्मल है, आई एम गुड ना, मैं भी हेल्दी हूँ, हमेशा तो मेरा शरीर ऐसा नहीं रहेगा। हो सकता है कि कल के दिन में एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है कल के दिन में कैंसर हो जाए, हो सकता है कल के दिन में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए, और उस समय हम डिसीजन नहीं ले सके कि हमारे साथ क्या होना चाहिए। तो हम अभी लिख देंगे कि देखिए ऐसा ऐसा हमारा केस हुआ और आईसीयू रूम में हम यदि 5 साल से ज़्यादा भर्ती हो गए तो एक काम करिएगा, हमारा लाइफ को टर्मिनेट कर दीजिएगा, हमारा लाइफ को वही पैसिव यूथनेसिया दे के हमको मार दीजिएगा, क्योंकि हम उस तरह का जीवन जीना नहीं चाहेंगे। वो अभी हम लिख देंगे। बाद में वो मेरा फ्री विल, वही लिविंग विल देखेगा, वो डॉक्टर देखेगा, बोलेगा अच्छा ये आप लिखे थे, ओके, क्योंकि उस समय हम बोलने की स्थिति में नहीं होंगे, उस समय आईसीयू रूम में हम भर्ती होंगे, और हो सकता है हमारे रिलेटिव सब हमको करने ना दे, हमको मारने ना दे। बात समझे ना? क्योंकि कभी भी रिलेटिव्स नहीं चाहेंगे, दोनों ही हो सकता है। कई बार रिलेटिव चाहता है कि जल्दी मर जाए, इसका ज़मीन आ जाए, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि नहीं इसको मरने ही नहीं देंगे, भाई मेरा प्यारा आदमी है, इसको हम जीवन भर जीने देंगे। दोनों ही केस हो सकता है ना। तो यदि लिविंग विल रहेगा तो पता रहेगा कि आखिर ये आदमी क्या चाह रहा था जब इसका स्वास्थ्य ठीक था। तो डॉक्टर देखेगा, उसे आपसे टर्मिनेट कर देगा लाइफ को। हाँ, इसमें धांधलीबाजी भी होने का चांस उतना ही ज़्यादा है ना, उतना ही ज़्यादा है। क्या भरोसा, फादर का कुछ जान ज़बरदस्ती कर दिया, वहाँ दे दिया लिविंग विल, समझ रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा ही इसमें लूपहोल्स होने का चांस। हाँ, तो इंडिया में इम्प्लीमेंट करना सच में ही मुश्किल है, अभी तक ट्रू लेवल में इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है। तो इसमें कॉन्सेप्ट भी समझना है और इसका चैलेंजेस भी समझना है। देखो क्या समझते हो लिविंग विल से? लिविंग विल का मतलब है कि पीपल, इसमें पीपल को अलाउ होता है कि आप अपना चॉइसेस ले सकते हो कि किस तरह आपका मेडिकल केयर होना चाहिए फ्यूचर में। हाँ, टर्मिनली इल पेशेंट यानी कि बहुत बीमार हो आप, जहाँ पे कोई होप नहीं कि आप क्योर हो गए, तो उस समय आपके साथ क्या होना चाहिए? क्या आपको बेड में 10 साल तक आईसीयू रूम में रख दिया जाए या फिर आपका लाइफ टर्मिनेट कर दिया जाए? ये अभी आप जब स्वस्थ हो, जब आप हेल्दी हो, तो उस समय आप लिख दो। समझ गए ना? हाँ, ये जो लिविंग विल है ये सेम चीज़ है, वही कि डाई विथ डिग्निटी। आपका मरने का भी अधिकार क्या है कि डिग्निटी के साथ आप मरो। डिग्निटी समझते हो ना? सम्मानजनक मौत भी सम्मानजनक होना चाहिए। समझ गए? अब देखो यहाँ, हाँ, हम जानते हैं कि उस समय जो स्थिति होगा, पेशेंट सबका कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, वो ठीक से, वो बीमार है, पता चला उसको पैरालिसिस हो गया, कहाँ बोल पाएगा वो? इशारा में भी हो सकता है, मान लो कोमा में हो, कहाँ बोल पाएगा वो? तो इसलिए उस समय नहीं बोल पाएगा, इससे पहले ही उसको कर दो। मान लो कि वो सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया, डिमेंशिया मतलब मेंटल प्रॉब्लम है, हाँ, मान लो पैरालिसिस हो गया, तो ऐसे केस में यदि लिविंग विल रहेगा तो ज़्यादा बेटर डिसाइड कर पाएगा डॉक्टर लोग कि इसके लाइफ के साथ क्या किया जाए। आगे देखो, तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर? प्रोसीजर क्या है? तो बात समझो यहाँ पे। शुरू में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको हरी झंडी दे दिया कि इंडिया में भी लागू होना चाहिए।
मगर सुप्रीम कोर्ट ने उस समय एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोविजन दे दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता है कि लूफॉल्स है। जैसे मैंने कहा ना कि दोनों ही केस हो सकता है, उसके जो रिलेटिव्स है दोनों तरीके से चीज़ों को चाह सकते हैं कि भाई इसको ख़त्म कर दो या फिर इसको रहने दो। तो लूफॉल्स है कि नहीं है, प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लिविंग विल को काउंटर साइन करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा, डीएम नहीं है बाबू, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ये, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सब है ये, मतलब ये वाला नहीं बोल रहे हम, एडमिनिस्ट्रेशन वाला नहीं बोल रहे हम, जुडिशरी का बात कर रहे हैं। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब तक साइन नहीं करेगा तब तक लिविंग विल को लिविंग विल नहीं माना जाएगा। तो ये तो बहुत क्यूमरसम प्रोसेस हो गया। कितने लोग वहाँ पहुँच पाएंगे? अब फिर वो कितना कुछ चेक करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अब पता चला कि लिविंग विल कितना लिविंग विल का तो काट ही दिया वो, अब बहुत कम आदमी का हो पाया, और ये चीज़ देखा जा रहा था। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2023 में इसमें बहुत सारे प्रोसीजर को चेंज कर दिया, बोला अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं, अब दूसरा तरीका। तो अब भी जो तरीका दिया गया है 2023 के बाद, वो भी तरीका में बहुत प्रॉब्लम है। तो यही रीज़न है कि अभी तक सक्सेसफुल नहीं है इंडिया में, अभी ये बस एक्सपेरिमेंट चल रहा है लिविंग विल को लेकर। तो देखो मामला देखो अभी क्या है लिविंग विल में। देखो लिविंग विल कैसे साइन होगा, जैसे हम अपना लिविंग विल बना रहे तो 2 विटनेस होंगे वहाँ पे, 2 देखेंगे, विटनेस करेंगे। जैसे शादी वगैरह भी होता है तो विटनेस बैठते हैं ना, जैसे कोर्ट मैरिज होता है तो विटनेस रहते हैं ना वहाँ पे, उसी तरह जब लिविंग विल जब साइन करेंगे तो वहाँ 2 विटनेस रहेगा, ठीक है। हाँ, और गैजेट ऑफिसर के सामने हो रहा होता है, नंबर 1। उसके बाद ये चीज़ तुम्हारा हैंड ओवर किया जाएगा कॉम्पिटेंट लोकल गवर्नमेंट को। कॉम्पिटेंट लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? यदि मान लो कि गांव में है तो पंचायत को, समझे, और इधर है तो तुम्हारा म्यूनिसिपैलिटी सबको, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वही कस्टोडियन की तरह काम करेगा। समझ गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, द ट्रीटिंग डॉक्टर इज ऑथेंटिकेट। अब उस हिसाब से देखा जाए कि अच्छा जो कस्टोडियन है, जो लोकल गवर्नमेंट इसका सिग्नेचर है, ठीक है, तो उस हिसाब से डॉक्टर चेक करेंगे। और देखो इंपॉर्टेंट क्या, आयुष्मान भारत जानते हो? आयुष्मान भारत डिजिटल, वही ओपन डिजिटल सिस्टम जिसमें बोले थे ना रिकॉर्ड सब अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी तो खैर इस पर कोई काम ज़्यादा नहीं हुआ, अभी तो खाली पेपर में ही है। तो आने वाले भविष्य में हो सकता है कि लिविंग विल वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारे डिजिटली भी तुमको दिखे और डॉक्टर को एक्सेस करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। यदि डिजिटली रहेगा तो देखते हो ना, जैसे डिजी लॉक सब कितना बढ़िया है, डिजी लॉकर जानते हो ना तुम लोग कि डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो डिजिटली भी। तो यहाँ पे बोला या तो कस्टोडियन के साथ रह सकता है वो, या फिर आप डिजिटली हेल्थ रिकॉर्ड में भी कर दो। मगर डिजिटली हेल्थ रिकॉर्ड अभी बहुत पीछे चल रहा है, अभी तक उसमें लागू नहीं हुआ है। तो यानी कि डॉक्टर को यदि देखना है लिविंग विल तो डॉक्टर दोनों तरीके से उपलब्ध कर सकता है, या तो कस्टोडियन से मंगवा सकता है या फिर डिजिटली मंगवा सकता है। और डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक लागू नहीं हुआ तो अभी कस्टोडियन के पास ही होगा ये। आगे देखो तो व्हाट आर द फर्दर, और भी गाइडलाइंस क्या था? देखो ये गाइडलाइंस प्रॉब्लम है यहाँ पे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो पहला जो गाइडलाइंस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुधार लाया। सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में क्या बोला कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को काउंटर साइन करेगा। मैं सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई एक बहुत क्यूमरसम प्रोसेस है, मामला पहुंच ही नहीं रहा है लिविंग विल का वहाँ पे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट थोड़ा और फ्लेक्सिबल हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया प्राइमरी मेडिकल बोर्ड और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड का। इसमें क्या बोला गया, बढ़िया सुनना। इसमें कहा कि यदि जो डिसीजन है विथहोल्ड या विथड्रॉ करने का ट्रीटमेंट को, यानी ख़त्म करने का, यानी कि आदमी मर सके डिग्निफाइड लाइफ से, वो सर्टिफाइड करेगा सबसे फर्स्ट प्राइमरी मेडिकल बोर्ड, और उसके बाद ये फिर कंफर्म करेगा सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड। यानी कि 2 प्रोसेस से गुजरेगा। बोर्ड का मतलब क्या है कि वहाँ पे कुछ मेंबर रहेंगे, तो पहले प्राइमरी मेडिकल बोर्ड उसको ओके करेगा, फिर ये मामला पहुँचेगा सेकेंडरी बोर्ड पे, फिर सेकेंडरी बोर्ड ओके करेगा, तब फिर डॉक्टर के पास पहुँचेगा। डॉक्टर देखेगा चलो दोनों जगह से आया है तो ठीक है, इसका लाइफ टर्मिनेट कर देते हैं। प्रॉब्लम क्या होगा? अब क्या लिखा है, जो सेकेंडरी जो बोर्ड होगा, सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड होगा, मस्ट हैव डॉक्टर नॉमिनेटेड बाय, यानी कि उसमें वो डॉक्टर होना चाहिए जो कि तुम्हारे चीफ मेडिकल ऑफिसर उसको अपॉइंट करे। तो तुमको लगता है कि हर हॉस्पिटल में, तुमको लगता है, डू यू थिंक कि हर हॉस्पिटल में तुम्हारा सेकेंडरी बोर्ड में वहाँ का डॉक्टर होगा? पॉसिबल ही नहीं है इंडिया में। पॉसिबल है? इसका मतलब भले ही प्राइमरी मेडिकल बोर्ड से पास हो गया, सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड से पास होने में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जो ही नहीं कि उस अस्पताल, जिस अस्पताल में उस आदमी का इलाज हो रहा है, उस अस्पताल में वो डॉक्टर अवेलेबल हो, वही डॉक्टर, सेम डॉक्टर जो तुम्हारा सेकेंडरी बोर्ड का भी मेंबर था। पॉसिबल ही नहीं है, फिर सेकेंडरी बोर्ड के लिए दौड़ते रहो, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा। देखो तो प्रैक्टिकली वही बोला गया, प्रैक्टिकली दिस मीन्स दैट हॉस्पिटल कैन नॉट हैव सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड। हाँ, सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चीफ मेडिकल ऑफिसर को उसी डॉक्टर, वही हॉस्पिटल का डॉक्टर को ही अपॉइंट करेगा, तभी हो सकता है, संभव ही है। तो यानी कि
एक जैसे मान लो सदर अस्पताल में किसी का इलाज चल रहा है जो हमारे बेगूसराय का है, तो सेकेंडरी जो मेडिकल बोर्ड है उसके जो मेंबर इसी हॉस्पिटल का डॉक्टर होना चाहिए, जो कि होने का कितना कम चांस। तो फिर अब दूसरा जगह का है तो फिर उससे लो परमिशन, फिर यहाँ पे कोई डॉक्टर पास जाएगा तो प्रोसेस डिले हो जाएगा। एज कंसिक्वेंस देखो, जो अपना लिविंग विल बनाना चाहता है वो डिसीजन नहीं ले पाएगा और डॉक्टर, ठीक है, डिले हो जाएगा, बीच में बहुत लंबा डिले हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है। आगे देखो, लोकल गवर्नमेंट जनरली नॉट डेजिग्नेटेड कस्टोडियन। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम कि जैसे कि इसमें कहा गया ना 2023 के बाद कि कस्टोडियन बना दो, वही लोकल गवर्नमेंट का, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी वाला बना दो, चाहे वो पंचायत वाला बना दो। मत देखो अभी तक कोई काम नहीं किया ठीक से। महाराष्ट्र में देखो अभी तक लोकल गवर्नमेंट बढ़िया से कस्टोडियन दिया ही नहीं लिविंग विल का, और महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत हुआ। देखो महाराष्ट्र में देखो 417 कस्टोडियन बनाया गया, अभी रिसेंट में हुआ है। जहाँ तक सवाल है डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स का, तो इंडिया में अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं ठीक से। इंडिया में नहीं हुआ, बोले ना आयुष्मान भारत में डिजिटली अभी ठीक से हुआ ही नहीं है। क्या बोले थे, लिविंग विल को आप दो तरीके से ले सकते हो, या तो कस्टोडियन से ले सकते हो या फिर हेल्थ रिकॉर्ड से ले सकते हो। तो आयुष्मान भारत कहाँ अभी डिजिटली तुम्हारा लागू हुआ है, और इधर तो तुम्हारा इधर जो कस्टोडियन है वो भी ठीक से नहीं हुआ है। महाराष्ट्र छोड़ के बाकी किसी स्टेट में तो है ही नहीं। तो व्हाट डज इट मीन, प्रॉब्लम है कि नहीं है। देखो सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड का प्रॉब्लम एक सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा कस्टोडियन का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि जो डिजिटल सिस्टम है, जो रिकॉर्ड अवेलेबल होना चाहिए, तो वो अवेलेबल नहीं है। तो डगर डगर पे यहाँ पे चैलेंजेस। तो लेट्स सी, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। कंप्लीटेड।